आपने मिलन केंद्र को एक पैरेलल स्कूल की तरह हाँ, वो लाइब्रेरी है। अच्छा, करीब लाइब्रेरी। वहाँ पे 1,500-2,000 किताबें हैं। जो हमारी बहुएं हैं वो पढ़ी लिखी है। अच्छा। कम से कम बीए है, कोई एमए है, हाई स्कूल इंटर तो है सारी है ही। शैक्षिक सेवानिवृत्ति आपने ली, तो आपने क्यों सोचा कि मुझे यार गांव में ही रहना है या गांव में ही कुछ करना है या 84 के करीब मैं लखनऊ चला गया था। जी जी लेकिन जाने के दिन ही मैंने निश्चित कर लिया था कि मैं वापस रहूँगा। जी। मैंने कहा इंटरमीडिएट तक इनकी फीस, इनकी ड्रेस, इनका कॉपी किताब, ये सारी जिम्मेदारियाँ मेरी है। गांव का जो मिलन केंद्र है उस पे बच्चों की क्लासेस, मतलब उनकी जो ट्यूशन क्लासेस है, मतलब अच्छा हाँ, स्कूल के बाद की क्लासेस। स्कूल के बाद वो जो कंप्यूटर है वो बच्चे ही नहीं सीखते थे, बहुएं भी सीखती थी, महिलाएं। अरे वाह। वो सामने अपनी गाय को भी देख रही है, बकरी को भी देख रही है, कंप्यूटर पे भी देख रही है। वहाँ पे गांव की ही बहू है जो इसको चलाती है, 1-2 बहुएं और हैं, और बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसे एक बच्चे ने बहुत पहले पूछा था कि दादाजी आप क्यों कर रहे हैं ये? अच्छा। क्योंकि उसके लिए बड़ा नयापन था कि कोई व्यक्ति उसको 20,000 रुपये महीना सालाना कोई जमा होगा। तो मुझे लगा कि केवल पढ़ाई नहीं, इनके साथ इनको कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी तैयार। बच्चे पूरे महीने भर में क्या सीखा इसका प्रेजेंटेशन वो अपने सारे गांव के बुजुर्गों के बीच में करते हैं। थाड़, अच्छा, जिसको आप थाड़ बोलते हैं। गांव के बच्चे के साथ तो बहुत बड़ी क्राइसिस पैदा होने वाली है, क्योंकि खेती बाड़ी नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, गांव का बहुत सारी बात है। 7th-8th का बच्चा बता रहा है कि दादाजी यहाँ तो कुछ करो तो अच्छा नहीं, ये क्या करना मन। तो मैंने कहा ये तो स्वाभाविक है कि आप नौकरी पेशा के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाओगे, लेकिन बाहर रहते हुए भी जैसे मैं जगह जगह रहा, लेकिन फिर भी गांव से इसलिए था कि मेरे माँ बाप थे। तो मैंने कहा जब मैं गांव में रहूंगा तो तुम्हारा रहेगा कि यार दादाजी हमारे। नमस्कार। हमारे और आपके परिचय के दायरे में या हमारे इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सरकारी सेवा या प्राइवेट नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद ऐसा सोचते हैं कि पहाड़ में अपने गांव में रहें, वहाँ पे कुछ सार्थक काम करें। लेकिन होता क्या है कि कई बार वो एडजस्टमेंट की दिक्कत हो जाती है, वो एडजस्ट नहीं हो पाते क्योंकि एक लंबी उम्र वो सरकारी सेवा को या अपनी प्राइवेट नौकरी को दे चुके होते हैं, एक अलग ज़िंदगी वो जी रहे होते हैं, उस तरह की चीज़ों के आदी होते हैं, तो व्यावहारिक कठिनाइयाँ आती हैं ऐसे सोचने में। तो लेकिन डॉक्टर अरुण कुकसाल जो कि मेरे साथ जुड़े हैं, वो पौड़ी गढ़वाल ज़िले के कल्जीखाल ब्लॉक में अपने गांव में स्कूली बच्चों में आत्मविश्वास भरने और उन्हें दुनियादारी सिखाने, उन्हें समझाने के जिस काम में लगे हुए हैं, वो मुझे बहुत अपील किया, बहुत अपीलिंग है दूसरों के लिए भी, और हालांकि उनके लिए बहुत सामान्य से बात होगी ये, लेकिन बहुत अपीलिंग लगी मुझे लगा कि मैं अपने व्यूवर्स तक वो बात पहुंचाऊं कि आखिर जो आदमी इतने बरस बाहर नौकरी कर चुके हैं, जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, घर में गांव में, वो एडजस्टमेंट जो था वो कैसे संभव हुआ, लोगों का विश्वास कैसे जीता अपने गांव के लोगों का, और बच्चों के बीच वो किस तरह का काम कर रहे हैं। तो ये मेरे व्यूवर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे अभियान हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एक मिसाल बनती हैं और एक बड़े काम की नींव रखती हैं। तो डॉक्टर अरुण कुकसाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर कुकसाल, जब अविभाजित उत्तर प्रदेश था, मतलब उत्तराखंड नहीं बना था, तब लखनऊ में उद्यमिता विकास संस्थान में बड़े पद पर रहे हैं। जब उत्तराखंड बना उसके बाद उत्तराखंड में आए और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से जुड़े, बाद में सीएम के सचिवालय से जुड़े रहे वहाँ पे, तो बहुत अहम जगहों पे, बहुत अहम पदों पे रहे हैं डॉक्टर साहब। तो मैं डॉक्टर साहब केवल ये समझना चाह रहा था पहले तो, आपका जो गांव का जीवन था, शुरुआत जो है आपकी, आप कितना समय शुरुआत में जब गांव में रहे, जब आपकी जो जन्म के बाद, कब निकले आप गांव से? मनु जी, पहले तो बात यह है कि गांव से तो हम निकले ही नहीं। अच्छा। क्योंकि जो आपने पूरा इंट्रोडक्टरी किया, बहुत ज़्यादा मेरे इत्फाक उससे इसलिए नहीं है क्योंकि गांव में रहे, फिर रुद्रप्रयाग में पढ़ा, जोशीमठ में पढ़ा, काशीपुर में पढ़ा, टिहरी में पढ़ा, रानीखेत, तो पूरे प्रवेश में पहाड़ में ही रहा। तो गांव से आना जाना बराबर रहा, क्योंकि उस समय पिताजी सर्विस में थे, लेकिन घर कभी बंद नहीं रहा।
अच्छा अच्छा। तो पहले दादाजी थे, मदर के साथ फिर आया, तो कुछ समय आना जाना रहा। तो इसलिए जो आपने ये कहा, ये बात अपने आप में है, लेकिन हो सकता है कि मेरे और दोस्तों पे ही लागू होती हो, मुझ पे इसलिए लागू नहीं होती है कि गांव से बराबरी का रहा। ऐसा नहीं रहा जो आपने कहा कि बाहर चले जाने से। तो एक संपर्क जो होता है, नौकरियां अलग हुई। जी। अगर मैं टिहरी में भी नौकरी कर रहा हूँ या श्रीनगर में हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो अपने गांव से वो टच पहले से ही रहा। अच्छा अच्छा। तो वो वाली दिक्कत जो आपने कहा कि कैसे एडजस्ट करें, तो पहली बात तो वो वाली नहीं थी। हाँ, ये बात जरूर थी कि जब 2016 में मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद अपने गांव गया, तो मेरे दिले दिमाग में तो ये था कि मैं गांव में ही हूँ। लेकिन मुझे बहुत जल्दी इस बात को महसूस हुआ, जो आपकी बात है, कि लोग उस रूप में मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे। तो वो था कि जो इतने साल का, 30 साल की नौकरी का है, तमाम जगह का है, लोगों के गांव में जो नाम जाते हैं कि फला व्यक्ति फला जगह काम कर रहा है, या बड़ी जगह जैसे आपने कहा, ऐसा संयोग रहा कि कुछ जगह पे काम करने का, जिसमें कि अपने समाज में ये कहते हैं कि वो बड़े पद पे है। तो वो एक प्रभाव रहा। तो मुझे लगा कि सबसे पहले इसी को ख़त्म करना पड़ेगा। हाँ। आज ज़िंदगी का विसंगति देखिए कि जिसको हम 30 साल तक जिसको बनाने में, बढ़ाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी, पूरा प्रतिभा, पूरा तमाम, और हो सकता है उसके लिए कई कश्मकश भी हुए हों, वो तमाम चीज़ें, वही मेरे लिए अपने गांव जाने पे एक मतलब एक नेगेटिविटी। हाँ, जब आप शैक्षिक सेवानिवृत्ति आपने ली, आपने क्यों सोचा कि मुझे यार गांव में ही रहना है, या गांव में ही कुछ करना है, या गांव का ठिकाना बनाना है? ऐसा क्यों सोचा? आप देखिए, ठीक ठाक पदों से रहे हैं, आप अच्छी जगह रह सकते थे। देखिए, हर एक आदमी का जीवन का अपना एक तरीका है जी। और हम नहीं कह सकते कि कुछ नया, वो एक शुरू से ही था। बहुत, मतलब ये नहीं कहता हूँ कि बाद में वो विचार आया। जी जी। बहुत पहले से ही था, क्योंकि मेरे फादर भी पूरी नौकरी में रहे और उसके बाद सीधे गांव चले गए। जी। सन 80 में, और वो 30 साल रहे, और सन 80 से लेके और 2010 तक, और 30 साल निर्विवाद रूप से रहे, और बिना किसी उसके रहे। उन्होंने अपना बगीचा, अपने एकदम खेतीबाड़ी से तो वो नहीं रहा, लेकिन वो पढ़ना और अपने उसमें रहे। तो जब फादर मदर गांव में है सन 80 से, तो स्वाभाविक है कि हम भी गांव में। माँ बाजी पिताजी पहले तो 70 तक गांव में ही थे। 5, 7, 8, 10 साल थोड़ा सा बाहर का जैसे रहना पड़ा, पढ़ाई की वजह से, किसी वजह से। फिर वापस बाती पिताजी चले गए। जब बाती पिताजी चले गए तो सारा परिवार तो जाएगा ही, शादी ब्याह वो बातें होता, तो इसलिए वो गांव से आने जाने का होता। लेकिन वो बात जरूर है कि जब मैं 2016 में किया, तो कुछ न कुछ अप्रत्यक्ष रूप से गांव में या नज़दीक इलाकों में कि वो व्यक्ति या अरुण मतलब वहाँ यही काम करे। तो मुझे लगा कि पहले, सबसे पहले इसको जीरो करना पड़ेगा। अच्छा। मेरे जो व्यक्तित्व का या मेरे हुए हैं, क्यों वो इसलिए कि वो आड़े आ रहा था मेरे अपने गांव के भाई या भतीजे या बहू से या अपनी भाभी से बात करते हुए, क्योंकि उनको लगता था कि ये बड़े आदमी। तो उन बड़े आदमी का जो नेगेटिविटी प्रभाव है, उसको मुझे करना, उसके लिए यही था कि मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ गाँव पर। जैसे मान लीजिए मुझे गाँव में, मुझे ये डिटरमाइंड था कि हमें रहना, मैं बहुत 84 के करीब मैं लखनऊ चला गया था। जी जी। लेकिन जाने के दिन ही मैंने निश्चित कर लिया था कि मैं वापस रहूँगा। अच्छा। इसलिए लखनऊ में लगभग 17, 18, 20 साल रहा, लेकिन कोई जमीन, कोई इस तरीके का दिमाग में ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं वहाँ कुछ कर लूँगा तो फिर वो लालच मेरे को नहीं। हाँ। देखिए, आदमी क्यों नहीं कर पा रहा है, इसलिए कि कहीं वो इंगेज हो गया ना, और जब है ही नहीं, तो मेरे पास कुछ श्रीनगर में है घर, क्योंकि श्रीमती जी यहाँ है, पहले से पढ़ा लिखा है, तो श्रीनगर एक अपना हुआ है, और दूसरा विकल्प गांव है, तो तीसरा है ही नहीं। मान लीजिए देहरादून है, मेरे को मतलब जनरली लोग ये कहते हैं कि देहरादून में आप कख मकान बने, तो मैं उनसे कहता हूँ, तो लोगों को लगता तो है ये आशय, और ये वास्तविकता तो हो ही गई है, लेकिन नहीं था, और बच्चों का भी नहीं।
बहुत छोटे से भी बच्चों ने कहा कि सब जगह रह लेंगे लेकिन देहरादून नहीं रहेंगे। तो मैं भी इस बात को कहता हूँ कि जीवन में हमें क्या करना है, इसके इससे ज़्यादा मैंने इस बात पे सोचा कि क्या नहीं करना है। अच्छा, तो अक्सर बोला जाता है कि आप अपने ज़िंदगी के गोल डिसाइड किए कि आपको करना क्या है ज़िंदगी में। मैं सोचता हूँ कि मैंने उल्टा सोचा कि क्या नहीं करना है। तो ये स्वीकार किया कि यार नहीं रहना है, वो देहरादून और लखनऊ में नहीं रहना है। तो जब नहीं रहना है तो विकल्प आपके पास ये तो कम हो गए, तो स्वाभाविक है। तो गांव में जैसे आना हुआ तो मुझे लगा कि क्या हो सकता है, क्या कर सकता हूँ, क्योंकि खेती बाड़ी से मेरा सीधा कोई वो भी अनुभव भी चाहिए, उस तरीके का टेम्परामेंट चाहिए, वो था। तो मुझे लगा कि मैं दो चीज़ों से अगर मैं गांव में रहना है तो एक तो गांव की जो महिलाएं हैं और अमूमन हमारी जो बहू है और एक बच्चे, अगर मैं दो इनसे इंटरेक्शन रखूँ तो मेरा गांव आना सार्थक हो सकता है। अच्छा, बनस्पत की मैं और चीज़ों को वो करने के, अगर मैं उन दोनों से संपर्क रखूं बच्चों के थ्रू उनकी माँ के साथ। और एक अच्छी बात ये है कि अब हर गांव में हर उसमें जो हमारी बहुएं हैं वो पढ़ी लिखी है। अच्छा, कम से कम BA है, कोई MA है, हाई स्कूल इंटर तो सारी है ही, और पढ़ी लिखी है। और उनकी जो सोच है वो यही है जैसे हमारी माँ की रही होगी कि इनको पढ़ाई लिखाई का वो करना है, उससे ज़्यादा वो चिंतित उस पर है। तो मुझे लगा कि अगर मुझे बच्चों के थ्रू उनकी ये दो पक्ष अगर मेरे आ जाते हैं तो अगर घर में बच्चे और बहू अगर आपके पक्ष में हैं तो बाकी तो सारा है ही। हाँ, तो फिर मैं उनके बारे में सोचा और ये जो आप कह रहे हैं बच्चों के साथ करके। तो ये जो मतलब एक तो आपने बताया कि आपने वो तोड़ा कि भाई बड़ो साहब या बड़ो साहब बड़ा साहब जो है ना उसको, तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप उसी तरह ढल गए, मतलब आप साहब बन के नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं अभी भी जाता हूँ तो घर पे भाई साहब के ही जो छोड़े कपड़े रहते हैं वही रहते हैं, या मैं जो पहन के गया उसी में। ये कोशिश नहीं कि हफ्ता भर रहना है, जो भी रहना है। तो स्वाभाविक है कि आप जैसे रहेंगे तो, क्योंकि साफ सुथरे कपड़े भी तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होती। मैं इस किताब को कामेश्वर जी की पढ़ रहा था, उसमें भी ठीक यही था। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर आपको गांव में जाना है तो आपका वो जो है उस हालत में उसके जैसे ही होने चाहिए। अच्छा, तो तब जाके वो मैं तभी मैच कर पाएगा, तभी आपका नहीं विश्वास कर पाएगा ना आप पे। मतलब दो चीज़ें हैं, तभी विश्वास होगा जब आदमी समरूप अपने को देखेगा ना। तो उसी तरीके से गांव का वो है। और मुझे खुशी है कि आज तो दूसरा जब आप कह रहे हैं कि आपने मतलब महिलाओं को और बच्चों को आपने सोचा कि इनको देखा जाए, इनसे बात की जाए, इनसे कनेक्ट बनाया जाए, तो वो जो कनेक्ट था वो क्या था, कैसे आपने बनाया, खासकर बच्चों को, जो स्कूली बच्चे जो गांव में पढ़ रहे हैं उनसे कैसे किया? देखिए दिमाग में यही आया तो मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि इतनी नौकरी करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ है मेरे पास कि बहुत अच्छे संपर्क हैं, मेरे मित्र हैं जो बहुत अच्छे पदों पे हैं या बहुत अच्छे नौकरियों में कह सकते हैं, या जिस भी है उनके पास पैसा उनके लिए बड़ी फैक्टर नहीं है। अगर मैं उनसे कहूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो उनके लिए 20-25 हज़ार रुपये सालाना देना कोई नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरे पास इतना था कि मैं साल भर में 2-2.5-4 लाख रुपए इकट्ठा कर सकता हूँ, और उस मनी उससे मैं इन बच्चों के लिए तो सबसे पहले यही हुआ कि गांव का जो मिलन केंद्र है उस पर बच्चों की क्लासेस, मतलब उनकी जो ट्यूशन है, अच्छा, हाँ स्कूल के बाद की स्कूल के बाद, तो उनसे मैंने एक बात कही, उनके माँ बाप से भी और विशेषकर बहुओं से। अच्छा, पहले आपको सबको जुटाया होगा, जुटाया हुआ। अच्छा, नहीं अब गांव है, इंडिविजुअली गए सबके पास, गांव छोटा है, एक आवाज़ अच्छा, में सभी आ गए कि भाई अच्छा, दादाजी बुला रहे हैं। हाँ, और बहुत पहले से एक आदत सी थी कि जेब में जब भी गांव में जाता हूँ तो टॉफियाँ भरी रहती है। तो चाहे बहू हो, चाहे चाची हो, चाहे ताई हो, चाहे कोई भी हो, बच्चा हो, उसको हम देते हैं। तो एक आत्मीयता हो जाती है। आप मतलब तो वो तो पहले से ही था। अच्छा, तो ये था कि जब बच्चे आना शुरू हुआ तो मैंने उनसे यही कहा कि इनकी इंटरमीडिएट तक की सारी जो शिक्षा का है वो मैं जिम्मेदारी लेता, सारे बच्चों की, पूरे गांव के। हमारे गांव में करीब 30-32 बच्चे हैं, अच्छा, जिसमें स्कूलिंग करीब इंटरमीडिएट तक 20-22 बच्चे
मतलब औसतन रहते हैं, कभी 23-24 या 20-22 तक, जी जी जो कक्षा 1 से लेके या नर्सरी से लेके इंटरमीडिएट तक। जी जी मैंने कहा इंटरमीडिएट तक इनकी फीस, इनकी ड्रेस, इनका कॉपी किताब, ये सारी जिम्मेदारियाँ मेरी हैं अच्छा। अरे और वाह। मैं करूँगा। बस आपको केवल ये करना है कि इन बच्चों को अच्छा खिलाओ, अच्छी जो भी चीज़ें हैं अच्छी तरीके से रखो, और शाम को इनकी ट्यूशन और ये इस पे आएंगे। तो क्योंकि उनके लिए बात वो था, लेकिन मैंने अपने मित्रों से बात कर ली थी जो मेरे ठीक ठाक मित्र हैं, और वो ऐसे मित्र हैं कि जो चाहते भी नहीं कि उनको वो किया, और बाहर से है। अच्छा अच्छा। ये है कि जी। कह सकते हैं कि बाहर से ही। हम्म। कुछ जो मेरे अपने साथ के जो मित्र हैं, स्वाभाविक रूप से चाहे श्रीनगर के हो, चाहे देहरादून के हो, चाहे लोग, उनसे जो छुटपुट मददें हो सकती है उसको लेकर के हम आए। किसी ने मेज़ दिया, किसी ने कुर्सी दी, किसी ने कुछ किया, मेरे परिवार के, क्योंकि तो मतलब एक मिलन केंद्र में आपने ये सब मिलन चीजें किया। की अब बाहर? मेरे साथ एक प्लस पॉइंट और था हम्म। कि मेरा ननिहाल भी वही गांव है। तो अच्छा। तल्ली चाबी ननिहाल है, मल्ली चाबी हमारा गांव है, अच्छा। तो ननिहाल का भी फ़ायदा हुआ। तो मेरे जो मौसी और मामा के भाई बिरादर हैं, तो एक कुछ 8 भाई बहन हम हैं, 8 के हम तो 11-22 चाचा ताऊ में 20-22 भाई हैं, अच्छा। वहाँ भी हैं। तो इतना बड़ा तो परिवार में ही था। परिवार, हाँ। तो परिवार से जो सपोर्ट हो सकता है उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो नहीं है, लेकिन वो सब लेकर के गया। और शुरुआत में थोड़ा बहुत हिचक मतलब हुआ होगा, लेकिन वो फिर धीरे धीरे आप क्या, आज की तारीख में करीब 50 बच्चे हैं, मतलब गाँव में? हाँ, गांव के भी हैं और गांव के बाहर के भी अच्छा। बच्चे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गर्मियों में आते हैं, छुट्टियों में आते हैं, बाहर पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन उनका टच बना है। तो यही था कि उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब ये बात आई तो निश्चित रूप से उनके लिए ये था। मैंने कहा उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है, आपने भी उसी दौर से गुजरेंगे। हमारे यहाँ कॉपी का भर जाना, किताब का फट जाना, पेंसिल ख़त्म हो जाना, पेन हो जाना, फीस देना, इसके लिए भी हमको अपने घरों में बोलने में बहुत हिचक होती, जी जी जबकि हम गरीब परिवार से थी। जी। तो मुझे लगा कि ये भी एक बहुत बड़ा हमारे पास ये है कि जो भी संसाधन है पढ़ने के लिए चाहिए, वो हमारे माँ बाप में बहुत किफ़ायत और इतनी ज़रूरत से ज़्यादा खो गया, फट गई, वो तो एक स्वाभाविक प्रकृति है। जी जी। तो वो बचपन हमारा याद आया क्या, इसकी वजह से मेरे को लगता था कि जैसे फीस देनी है, उस समय हो सकता है पता नहीं कितनी फीस के लिए भी, या प्रैक्टिकल का पैसा देना है, या कोई किताब खो गई या किताब लेनी है, तो बड़ी हिचक होती थी माँ बाप से कहने में। तो वो चीज़ अभी भी गाँव के अंदर, तो वो अगर दिमाग से एकदम चिंता अगर दूर हो जाए कि कोई पैसा नहीं देना, तो बच्चों का फोकस तो फोकस केवल बच्चे का भी दिमागी रूप से गया। अब उनको ये है कि हाँ, पेंसिल रखी रहती है, पेन रखी रहती है, आपको जितनी पेंसिल चाहिए, जितना पेन चाहिए, जितना कागज चाहिए, जितना कुछ चाहिए। तो मतलब आपने मिलन केंद्र को एक पैरेलल स्कूल की तरह हाँ, वो लाइब्रेरी है। अच्छा, करीब लाइब्रेरी। वहाँ पे 1,500-2 हज़ार किताबें हैं। कुछ मेरी किताबें थी, कुछ मित्रों ने दी, कुछ कहीं से किताबें आई, तो वो किताबें हैं। कंप्यूटर करीब 4 कंप्यूटर लगाए। अच्छा। और लेकिन अनफॉर्चुनेट ये रहा कि वो अभी टूटा फूटा है। सरकार से बहुत ज़्यादा गुजारिश, 4-5 साल हो गए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। उसकी सीलन आई, वो सब खराब हो गए। तो और इवन वो जो कंप्यूटर है वो बच्चे ही नहीं सीखते थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुएं भी सीखती थी, महिलाएं। वो सामने अपनी गाय को भी देख रही है, बकरी को भी देख रही है, कंप्यूटर पे भी देख रही है। हाँ, करीब साल भर तक रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि वो खराब हो गई। तो ये जो आप कह रहे हैं कि मिलन केंद्र में आपने एक पैरेलल एक स्कूल बनाया, लाइब्रेरी बनाई, तो क्या रूटीन क्या होता था बच्चों का? रूटीन अभी भी वही है, उसका नाम दिया चामी टीनेजर्स। चामी टीनेजर्स। टीनेजर्स मतलब वो किशोरावस्था के बच्चे हैं, इंटरमीडिएट तक। तो चामी टीनेजर्स बच्चों ने ही नाम दिया, मतलब मेरा अपना नहीं है, बच्चों को ही अपना दिया कि टीनेजर। मेरा कहना था कि अगर मैं 7, 8, 9, 10 साल या 11, 12 साल तक के बच्चे से तो आप उम्मीद कर सकते हैं और उससे रहता है, जैसे ही वो अपने उसमें गया, उसके बाद बड़ा मुश्किल हो गया उसको समझाना, उसको बात करना, उसके करना। तो बहुत छोटे स्तर पे अगर इन बच्चों से बात करूँगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें फ्रूटफुल होगी और उसका फ़ायदा हुआ, निश्चित रूप से हुआ।
अच्छा, अब वो लड़के लड़कियां जो आए तो मुझे लगा कि केवल पढ़ाई नहीं, इनके साथ इनको कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी तैयार। तो अभी भी जो बच्चे हैं, नहीं, मैं वो थोड़ी समझ रहा था डॉक्टर साहब कि बच्चे स्कूल गए अपने स्कूल में, फिर जब आते हैं तो शाम का जो शेड्यूल हाँ, होता है वो, जैसे हाँ, जैसे आजकल मॉर्निंग का है तो 2-2:30 बजे बच्चे पहुंचते हैं और करीब 4 बजे शार्पली वो 4 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। वो जो आपने मिलन हाँ, केंद्र जो मिलन लाइब्रेरी केंद्र। बनाई है वहाँ पे गांव की ही बहू है जो इसको चलाती है, पूरा उसको कोऑर्डिनेट करती है, वो रहेंगी। 1-2 बहुएं और हैं और किसी और बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा। और जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं वो छोटे बच्चे, या जिसने पास आउट किया वो छोटे बच्चों को, और वो पूरी क्लासेस होती है 2 घंटे क्लासेस में, 4 से लेकर के 5, 5:30 तक। उसके बाद 5:30 बजे के बाद से उनका कल्चर होगा, और उसमें ये है कि ग्रुप डांस जरूर होगा, क्योंकि जब तक एक दूसरे पे धक्का ना हो, जब तक एक दूसरे के साथ हो ना हो, तो वो सारे एक्टिविटीज़ करते तो हैं। वो जो मिलन केंद्र में पढ़ाई करते हैं वो ट्यूशन मतलब क्या? हाँ, ट्यूशन है, वो अच्छा, भी वो मेरे मित्र लोग उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और अब तो मतलब क्योंकि बैंक अकाउंट भी उनका हो गया, अब उसमें ये होता है कि जो मेरे मित्र लोग पैसा, पहले तो ये होता था कि वो जैसे मैं लिस्ट दे देता था और वो उनके पैसे उनके गार्जियंस के अकाउंट पे डाल देते थे। जैसे किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का 25,000, किसी का 30,000, मतलब उनके हिसाब से। उसमें ये नहीं कि कोई बच्चा कहाँ पढ़ रहा, किसी भी जगह पढ़ रहा हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल पढ़ रहा हो, सरकारी में पढ़ रहा हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, लेकिन बशर्ते ये है कि उसके माँ बाप गाँव में रहते हुए उसको पढ़ा रहे हैं। अच्छा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो लैंसडाउन में सेंट्रल स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ कोड़ा में कहीं सतपुली में पढ़ रहे हैं। तो ये बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन ये है कि उसके जो गार्जियन है वो गांव में रह करके, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता अगर सारे देखें, तो इसलिए वो थोड़ा सा लिमिटेशन थी, और वो उनके अकाउंट पे डालते हैं। फॉर्चुनेटली अब एक बैंक अकाउंट हो गया बच्चों के, मतलब बच्चों के लिए, उसी चाबी टीनेजर संस्था का ये। तो अब वो सीधे उनके अकाउंट, जैसे इस बार 2 लाख रुपए के करीब उन्होंने डाल दिया। अब उसके बाद वो जो बहुएं हैं आपस में बैठ करके उसको उनका वो तो मतलब पूरा संचालन वो खुद करती है एकदम। अब हाँ, बिल्कुल मेरा बिल्कुल उसमें अच्छा, मतलब एक पढ़ाने से लेके और सारा कुछ, अकाउंटिंग तक सारा कुछ उसमें मेरा कोई अब पिछले लगभग 5-6 महीने से कोई रोल नहीं है। वो महीने में 2 बार कंपलसरी बैठती है, 5 तारीख को या 25 तारीख को उन्होंने फिक्स कर रखा है। या तो 5 को बैठेंगे, बड़े 5 को बैठेंगे और फिर 25 को। 5 को बैठेंगे कि इस महीने क्या करना है, 25 को बैठेंगे कि हमने क्या किया और क्या करना है। और वो पूरा उनका अकाउंट से लेके, उनकी मीटिंग से लेके, उनका वो है, वो सारा कुछ वही संचालित करते हैं और बच्चे संचालित करते हैं। और इसमें एक बात और हुई कि मैंने देखा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी भी गांव के अंदर चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, विभेद है। अच्छा भाई, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, समाज की वो अभी जातीय जड़ता गई नहीं है। तो दिमाग में ये आया कि क्यों ना इन बच्चों की ड्रेस हो जाए। अगर सारे बच्चे एक ड्रेस में पहनेंगे तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक सिमिलरिटी, और लड़के लड़के, क्योंकि वो जो टीनेजर एज होती है 10, 11, 12 साल लड़की की, वो लड़के में वो बड़ी नाजुक उम्र होती है। लड़की के अंदर संकोच है, लड़के के अंदर एग्रेसिव है। तो कहीं ना कहीं है। तो मित्रों से बात करें, मेरे श्रीनगर के ही मित्र हैं, सीताराम बहुगुणा जी हैं, बहुत सारे मित्र हैं, गंगा असरोड़ा जी है, वो है। तो वो मित्र लोग कहते हैं उनके लिए ठीक है, मैं 15,000 रुपये कटेंगे ना, उन्होंने ड्रेस ला दी। बहुत सारे मित्र हैं। तो जो उनकी ड्रेस, उनकी गर्मियों की ड्रेस, झाड़ों की ड्रेस, और हर साल तो 2 मतलब वो मिलन केंद्र में जब शाम को 4 बजे आते हैं पूरे ड्रेस नहीं, मिलन केंद्र नहीं, वैसे भी जब भी रहेंगे वो गाँव में, अच्छा, वो ड्रेस में ही रहे। मतलब अच्छा, तो इसके पीछे क्या कंसेप्ट, क्या थ्योरी, मतलब क्या सोचा था? कंसेप्ट ये है कि एक तो हमारा जो बच्चे को देखने का पड़ता है, पर गाँव में गरीब भी है, थोड़ा ठीक ठाक भी है, वो भी है, तो उनका जो विभेद दिखता है ना, वो थोड़ा बच्चे को फर्क तो पड़ता है। बड़े कैनवास में उतना फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने ही परिवार और रिश्तेदारी में ज़्यादा संकोच होता है ऊंच नीच का। गांव के अंदर ही एक थोड़ा सा भी समर्थ है और थोड़ा सा भी कमज़ोर है तो उनका विभेद बहुत ज़्यादा दिखता है। तो वो जो है ना दिखे, क्योंकि अब लड़की ने भी वही पहना, लड़के ने भी वही पहना है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है।
फिर उनकी एक आइडेंटिटी बनती है, ग्रुप आइडेंटिटी। जैसे स्कूल की ड्रेस है तो इसीलिए है कि वो भाई हम इस स्कूल के बच्चे हैं, तो वैसे ही वो है कि हम टीनेजर्स हैं, मतलब आपने पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट किया। अच्छा। आप अगर अच्छा बुरा कर रहे हैं तो सारे ग्रुप पे प्रभाव पड़ रहा है, वो भी एक फर्क पड़ रहा है। और आप गांव में जैसे शादियां हैं, उत्सव होते हैं, तमाम होते हैं, या बाहर वाला भी देखता है कि हाँ सब ये, तो वो इंडिविजुअल नहीं रहा। अच्छा। तो एक तो यह तो पिछले मेरे को लगता है 4 साल से वो ड्रेस है। अब पुरानी ड्रेस हो गई क्योंकि ग्रोइंग एज है वो, क्योंकि 6 महीने में बढ़ जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको 6 महीने बाद है। लेकिन पुरानी ड्रेस घर तो पे बच्चे मतलब शाम को 4 बजे जैसे आप बता रहे हैं कि आते हैं स्कूल के बाद, उसके बाद करीब 1-2 घंटे का कितना दो, हाँ, 6 बजे तक, 6 बजे तक। तो लास्ट में आप बता रहे हैं कि कल्चरल मतलब वो कंपलसरी है, वो कंपलसरी है। तो गाना, गढ़वाली गाना, फिल्मी गाना, कोई भी मतलब कोई भी अपनी प्रैक्टिस है या स्कूल में सीखा, जो भी आजकल के बच्चे सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो एक बड़े बच्चे तो हाँ डांसर है, फिर योगा आप में, क्योंकि फॉर्चुनेट ये रहा कि हमारे गांव की के बगल की अपने उस पर एक मानसी खुकसाल जी हैं, वो योग को पिछले 2 साल से ऑनलाइन भी पढ़ा रही है। जब वो छुट्टियों में जाती है तो पूरी तरीके से क्लासेस उनके बच्चों को योग, और योग में उन्होंने परफेक्ट कर दिया उनको। अच्छा। योगासन में तो, और उसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है जो बच्चों की ग्रोइंग आज की तारीख में, कि बच्चे पूरे महीने भर में क्या सीखा इसका प्रेजेंटेशन वो हर महीने या 1.5 महीने के अंदर अपने सारे गांव के बुजुर्गों के बीच में करते हैं। थाड़, जिसको आप थाड़ बोलते हैं, थाड़ माने सार्वजनिक चौपाल। तो चौपाल, और उसको खुद ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा। उसमें किसी दूसरे का कोई रोल नहीं, माइक उनके पास है, सब कुछ, ये सारे संसाधन गांव के ही लोगों ने दिए। होता ही है, आप कोई अच्छा कह रहे हैं तो आप भी कहोगे बेटा मेरी तरफ से ही है, कुछ भी करें। तो बच्चे अपनी पॉकेट मनी से, उसमें किसी का कोई नहीं, अपनी पॉकेट, लेकिन भले ही उससे ज़्यादा उनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि जब दादाजी के सामने हैं तो स्वाभाविक है कि दादाजी करें। वो थाड़ में जाते हैं, बताते हैं कि इस महीने मैंने इंग्लिश में क्या पढ़ा, मैथ में क्या पढ़ा, क्या रहा, कैसे रहा, क्या रहा, और वो प्रेजेंटेशन करते हैं। योग का करेंगे भले, या जो भी उनको बता। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि गांव एक वो कहे कि गांव के जो सबसे बुजुर्ग हैं उस क्रमवार से लेके वो लगभग कभी 2 कभी 3 लोगों को सम्मानित करते। सम्मानित इस अर्थों में कि गांव की जो दादी है उसने कभी तो देखा नहीं, उसको सबके बीचों में लागे कि ये हमारी दादी है, जसुली देवी मेरी हमारे गांव की दादी है, ये इसकी ये अच्छाइयाँ हैं, इन्होंने ये किया, इतना ही मतलब काश होता है। तो और जो इसमें मज़ेदार भी आता ही है कि सॉल की व्यवस्था मैं करता हूँ, मैं क्या, मेरे मित्र, मतलब देखिए मैं कहीं नहीं हूँ, सारे मित्र लोग हैं। और क्योंकि हमें कार्यक्रमों में मुझे या मेरे मित्रों को मिलता है तो मेरा उनसे आग्रह रहता है। अनिल स्वामी जी इसमें है, गंगा आसुरा जी, और बहुत सारे मित्र हैं, सीताराम बावड़ा जी, तो वो सब सॉल मुझे दे देते हैं। अच्छा। और मैं वो सॉल गांव में लेके उन बच्चों को दे देता, उससे वो अपनी दादी या दादाजी या जो भी उनके वो है, और अपना वो फंक्शन करते हैं। वो लगभग महीने 1.5 महीने में एक कार्यक्रम। ये बहुत शानदार। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब 2016 जब आप गए रिटायरमेंट लेने के बाद गांव में, आपने सोचा कुछ बीज रोपे वहाँ पे, तो उस समय और अब जो है इतनी इस बीज क्या क्या चीज़ें आपको लगी कि हाँ कुछ सार्थक हो रहा है, कुछ दिख रहा है कि हाँ कुछ बदलाव सा दिख रहा है? हाँ, कह सकते हैं कि बदलाव है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं हूँ, ये नहीं कहूँ, क्योंकि एक स्वाभाविक है। 2-3 चीज़ें जो मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं। एक तो बच्चों के अंदर जो वर्ग भेद था, जो एक देखिए वो क्या था कि जब हम बचपन में थे तो सारा गांव एक जैसा, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल एक ही था। तो चाहे वो किसी जाति का है, किसी वर्ग का है, उसी स्कूल का वापस भी था। खेती बाड़ी पूरी थी, तो खेती बाड़ी होने से मुझे आपकी जरूरत थी, आपको मेरी जरूरत। हाँ, एक दूसरे पे सब हर बच्चा खेत और खलिहान से जुड़ा हुआ था, तो उनका मिलना जुलना बराबर था। तो उनके अंदर लड़ाई झगड़ा वो सब चीज़ें थी। क्या हुआ कि जब से ये कुछ बच्चे सरकारी, कुछ सरस्वती शिशु मंदिर को, कॉन्वेंट को के, गांव में भी एक तरीके अलग अलग हेलमेट हो गए। अलग अलग। मेरा अगर आपका स्कूल अलग अलग है बच्चे का, तो स्वाभाविक है हमारी बातचीत भी कम होगी, क्योंकि मैं अलग तरीके का होमवर्क करूँगा, अब बात तरीके, जो भी एक चीज़ है, कॉम्प्लेक्स भी है,
सरकारी बच्चे में, पढ़ने वाले बच्चे में और उस पे, तो वो सारी चीज़ें थी। तो उनका एक मिलना का नहीं हो पा रहा। वो बच्चे जो हैं, एक तो उनका जो जुड़ाव आपस में कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उनका जो जातीय विभेद था वो कम हुआ, लेकिन वो भी मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत छोटे बच्चों में, अभी मतलब 7th-8th तक के भी जो उनके अंदर कोई इस तरह, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो फिर वो खांचे बनते हैं, लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा, ये मैंने नहीं कहा, ये बच्चों ने ही कहा कि हमारे अंदर पहले ये होता था कि वो फलां का है, मतलब फलां कोले का है, फलां होता ही है, आप करते हैं। अब वो वाली फीलिंग उनके अंदर से नहीं, क्योंकि उनके पास एक ऐसी सामूहिक जगह हो गई ना आइडेंटिफाई, कि हम एक तो चामी टीनेजर्स हो गया, तो सबकी एक ही तरीके का आइडेंटिटी एक ही हो गई, और प्लेस एक हो गया। हाँ। अब सब कॉपी किताब लेकर के वहाँ आ रहे हैं, सब होमवर्क कर रहे हैं, बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को पढ़ा रहा है, तो उनके अंदर जो स्कूल वाला जो फीलिंग थी वो भी कम हो गई। अच्छा, अब जनरली ये हो गया कि एनसीईआरटी की किताबें हो गई, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हैं जनरली, तो बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें। तो और उसमें एक फीलिंग ये भी आ गई कि जो बड़े बच्चे हैं उनको पता है कि ये बच्चा कहाँ पे कमज़ोर है, कैसा है। अब जो 11वीं 12वीं में लड़की हमारी पढ़ रही है, वो पढ़ रहा है, वो 3rd 2nd बच्चे को पढ़ा ले रहे, तो एक कंटिन्यूटी जो है उनके बीच में है। अच्छा, तो वो पक्ष बड़ा मजबूत है। तीसरी बात यह है कि गांव के तमाम चीज़ों के प्रति उनकी जो सोच है वो बढ़ी है। पहले तो था कि केवल स्कूल और घर, जैसे शहरी वातावरण में गया, बच्चा घर से गया, स्कूल से घर आया, बीच में जो पैच था उस पैच पे उसका कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई अफेक्शन नहीं है। गांव में इतना नहीं है। गांव से तो अपने खेतों से होते हुए जाता था, तो उसको पता है मेरे खेत का है, मेरे चाचा का है, या मेरे उसका है, उसको पूरी इकोलॉजी का मालूम है, उसको पूरी बॉटनी मालूम है, उसको बस वो चीज़ें और बेहतर हुई हैं। मेरी एक समझ उनके अंदर ये जरूर हुआ कि अल्टीमेटली, जैसे एक बच्चे ने बहुत पहले पूछा था कि दादाजी आप क्यों कर रहे हैं ये। अच्छा, अब सोचिए, बच्चे का एक फीलिंग होता ही है। अब जब उसने पूछा, ये मुझे लगता है कि 2 या 2.5-3 साल पहले की बात है, उसने बड़े मासूमियत से पूछा, क्योंकि उसके लिए बड़ा नयापन था कि कोई व्यक्ति उसको 20,000 रुपये सालाना कोई जमा हो रहा है, 7th-8th का बच्चा, और या उसकी ड्रेस, उसका तमाम ये चीज़ें, जिन चीज़ों के लिए बड़ा स्ट्रगल घर के अंदर ही होता है, होता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पहाड़ के लोग गरीब है या गांव में तो है, लेकिन क्राइसिस है। तो मुझे लगा कि इसने एक ऐसा, तो मैंने कहा उससे, क्या कहता मैं, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? तो मैंने फिर उसको यही कहा कि मैं तुम्हारे लिए जो ये बात तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे लिए हो रहा है, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ रहना है, और जब तुम बड़े हो गए हैं तो मेरे को कौन देखेगा? और जब तुम ही नहीं रहोगे, मैंने कहा तुम कुछ बड़े कितने ही बन जाओ, डॉक्टर, इंजीनियर सब है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आपका अगर अटैचमेंट अपनी इस जगह से नहीं है, आपके पास रोजगार। बच्चे ने ये भी कहा हमें तो बाहर ही जाना है। भाई वो 7th-8th का बच्चा बता रहा है कि दादाजी यहाँ तो कुछ कर रहा हो तो छनी, ये क्या करना बन। तो मैंने कहा ये तो स्वाभाविक है कि आप नौकरी पेशा के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाओगे, लेकिन बाहर रहते हुए भी जैसे मैं जगह जगह रहा, लेकिन फिर भी गांव से इसलिए था कि मेरे माँ बाप थे। तो मैंने कहा जब मैं गांव में रहूँगा तो तुम्हारा रहेगा कि यार दादाजी हमारे, हम वहाँ पे हैं, तो एक टच बना रहेगा है। और तो स्वाभाविक है कि आज तो उनको फीलिंग ये होती है कि दादाजी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये भी एक नेगेटिव कि तो बच्चे के अंदर भी जो जैसे हमारे शहरी बच्चों में हो गया ना, उनको लगता है कि हर चीज़ बहुत आसान है। जो शहर का बच्चा है उसके माँ बाप से, क्योंकि उसको हर चीज़ रेडीमेड मिल रहा है, खाना उसको टेबल पे मिल रहा है, किताबें उसकी हैं, कहीं के लिए उसको वेट नहीं कर रहा। देखो नई जनरेशन का एक सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि उसका वेटिंग वाला खत्म नहीं, वो इंतजार आसान हो गई, इसकी चीज़ें, हर चीज़ आसान हो गई, उपलब्ध है। तो वो लगता है कि कल भी ऐसे ही रहेगा हमेशा, या वो सोचता है कि मेरे माँ बाप हमेशा ऐसे ही रहेंगे जवान, या उनके पास पैसा हमेशा रहेगा। तो वैसे थोड़ा बहुत, इतना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उसका प्रभाव गांव में भी रहा
जो प्रश्न आप कह रहे हैं कि कितना बोला, जितना मैं चाहता मतलब मेरे दिमाग में था वो नहीं दिखता, क्योंकि वो भी आराम तलबी में बच्चे हो, तो बार बार उनको फिर वो देना पड़ता है कि तुम जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या तमाम ये कुछ लोग हैं जो शहरों में हैं, उनको ज़्यादा सुविधाएं हैं, उनसे तुमको मुकाबला करना है। तो बेहतर है तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि आप फिजिकल वो भी नहीं है तो तमाम बैरियर है, और खेती बाड़ी है नहीं, कहाँ जाओगे? शहर के बच्चे के पास तो ऑप्शन है, क्योंकि उसी उस पर जा रहा है, वो कुछ ना कुछ इधर कर लेगा। आप क्या करोगे? गांव के बच्चे के साथ तो बहुत बड़ी क्राइसिस पैदा होने वाली है, क्योंकि खेती बाड़ी नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, गांव का बहुत सारी बातें हैं। तो वो एक चीज़ें हैं। तो जैसा आपने बताया कि उस बच्चे ने 7वीं 8वीं के बच्चे ने आपसे कहा कि दादाजी आप क्यों कर रहे हैं, तो जब आप गए होंगे या आपने शुरू किया होगा ऐसा कुछ करना, तो बहुत लोगों ने सोचा होगा, गांव में होते हैं कि यार इसका क्या इंटरेस्ट है, ऐसा भी हुआ कि यार क्या है, क्या कहीं चुनाव लड़ना तो नहीं आना, या क्या या का नहीं कि प्रधान बन जाओ या कुछ और बन जाओ, या पॉलिटिकल कुछ जो है सोच रहे हैं, ऐसा भी कुछ आपको? हाँ, ऐसा मतलब आभास हुआ। कई लोगों ने कहा, कई लोगों से मैंने कहा भी कि मैं सब काम कर लूँगा, लेकिन इधर मेरे मित्रों ने भी ये कहा कि लेकिन मैंने उनसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि मेरा कोई इस तरीके का कोई इरादा नहीं है, एक बात। और जहाँ तक गांव के सहयोग की बात है, तो मैं कह सकता हूँ कि सहयोग तो है ही, लेकिन असहयोग नहीं किया किसी ने। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी बात है। रोड अटकाने वाला हाँ, ऐसा नहीं है गांव, क्योंकि अब मैंने कहा ना कि मेरा ननियाल भी वही है, तो उसका भी एक पक्ष होता है ननियाल होने की वजह, और अपना वो तो है ही, तो वो ये वाली नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि जैसा मैं सोच रहा था कि बहुत ऐसा कुछ होगा, वो सभी जगह वो दिक्कतें हैं, तो वो सबके सहयोग से है। आज सारे लोग मतलब उससे जुड़े हैं। अब जो कर सकता है क्या मतलब, हम उम्मीद करें कि जैसा मैं कर रहा हूँ या दूसरा कर रहा है, तीसरा वो भी, तो हर व्यक्ति नहीं कर सकते। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हर परिवार में कम से कम ये तो नहीं है कि गलत हो रहा है या फला हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा पक्ष है। नहीं वो ठीक है। जैसे आप बता रहे हैं कि आप बच्चे में आपने कुछ बदलाव देखा, या बच्चा पूछ रहा है कि आपसे सवाल कर रहा है कि आपका क्या इंटरेस्ट है या मतलब क्यों कर रहे हैं, गांव के लोगों में या उनके उसमें कुछ समझ में कुछ चेंजेस आए, या अपने बहुओं से जब आपने इंटरेक्ट किया, जब उनको इसमें इन्वॉल्व किया, तो उनका किस तरह से आपसे कनेक्ट बना, किस तरह से भरोसा जगह आपके प्रति उनमें? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि शुरुआत में, क्योंकि गांव की आबादी करीब 200 के करीब होगी, तो बहुत छोटे स्तर पे है, सारे से पहले से वो रहा है। और क्योंकि मैंने कहा कि बहुएं पढ़ी लिखी हैं, सब जानती हैं, अगर उनसे बैठ के बातचीत की तो वो इस चीज़ों को किया। आज मेरे से ज़्यादा वो उसमें सक्रिय है। अब पूरी आपको तो मालूम ही है, उमेश डोभाल जो ट्रस्ट ने अभी इस साल उनको सम्मानित किया, और बच्चों ने जो वहाँ परफॉर्म किया, वो तमाम चीज़ों को वो किया, तो ऐसा कुछ दिक्कतें नहीं आई गांव में भी और अभी भी। और मुझे लगता है कि जो बच्चों ने जो आगे का प्लान किया है, फ्यूचर प्लानिंग जो उनकी है, उसके हिसाब से वो बहुत बेहतर तैयारी में चल रहा है। अच्छा, अब हर बच्चा चाहता है कि देखिए, जब 5वीं से 6वीं में जाता है तो हर बच्चा चाहता है मेरा एडमिशन नवोदय में हो जाए। अच्छा, ये एक बड़ी बात। 9th से 10th में जाता है कि सेंटर, 2 बच्चे हमारे सेंटर स्कूल में 8th से 9th में गए, वहीं पे उनकी कहाँ अच्छे स्कूल हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या है, तो वो अभी भी जैसे मैं गांव जाता हूँ तो बच्चे ये पूछते हैं कि नई किताब कौन सी आई जनरल नॉलेज। अच्छा, या कहाँ पे क्या ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, या जितने कंपटीशन ऑनलाइन कंपटीशन है, अभी यस फाउंडेशन या बहुत सारे फाउंडेशन होते हैं, उसमें वो प्रतिभाग कर रहे हैं, तो वो एक एनवायरनमेंट तो बना है धीरे धीरे। और दूसरा हम देख रहे हैं, जब मैं अपने गांव में भी जाता हूं तो मुझे लगता है कि बच्चे हमारे यहाँ खासकर, हो सकता है कि और जगह भी हों, मतलब मोबाइल को ज़्यादा वो समय दे रहे हैं। मतलब मैंने देखा, जैसे आपने तो 2 घंटे बच्चों को ले लिए है ना, उन्हीं के भलाई के लिए। हमारे यहाँ बच्चे मोबाइल में बहुत इन्वॉल्व हैं, और मतलब वो सामुदायिकता वो जो होती है वो छूट गया है। तो इन बच्चों, क्या ये बच्चे भी उससे प्रभावित हैं, या
इनके भीतर कुछ नई चीज़ें आई कि देखिए, नहीं? हाँ। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि ये प्रभाव नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इतनी बार बोल नहीं सकते। देखिए, अब कोरोना काल में एक दिमाग में आया कि पढ़ाई लिखाई हो गई थी और गांव के बच्चे के लिए तो बहुत बड़ा संकट है, तो दिमाग में ही आया। मैंने अपने परिवार और मित्रों से फिर यही कहा। तो उस समय 6 से लेकर 12 तक के हमने लगभग 15 या 16 मोबाइल बच्चों को दी पढ़ने के लिए। अच्छा। टैबलेट, ये टैबलेट दिए? हाँ, उनको है, आज भी है उनके पास। और उनकी, क्योंकि उस समय वही एक साधन था। गांव पे 10,000 12,000 का मोबाइल खरीदने की स्थिति नहीं थी और उसकी वो भी दी, मोबाइल दिए। आज हम उन बच्चों को इंटरमीडिएट करने के बाद लैपटॉप दे रहे हैं। अच्छा। लैपटॉप इस अर्थों में कि फिर वही मैं कह रहा हूँ कि मेरा कुछ रोल नहीं है, मेरे दोस्तों का है, मेरे मित्रों का है, तमाम है जिनको के उनको बने उनसे लैपटॉप इस रूप में, क्योंकि मेरे या बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनके पास पुराने लैपटॉप आउटडेटेड हो गए उनके हिसाब से, या उनकी जरूरत है, उनके पास बेकार पड़े हुए हैं। उसको थोड़ा ठीक ठाक करके एक 11वीं 12वीं और जो बीटेक कर रहा बच्चा या पॉलिटेक्निक ITI कर रहा, उसके लिए वो आ जाए। तो उन मित्रों से आग्रह करता हूँ, अभी तक हम शायद 4 या 5 लैपटॉप बच्चों को जिन्होंने इंटर पास कर लिया है और या वो कर रहे हैं, उनको हम लैपटॉप दे रहे हैं। ये आपका जरूर है कि बच्चे मोबाइल पे कंसंट्रेट, वो सभी जगह है। तो अच्छा। इसके लिए मैंने जो सबसे एक बात बार बार कहता हूँ कि क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे पता चल जाता है कि गाँव का कौन बच्चा या कौन बहू उसमें है। तो सबसे पहले मैंने अटैक बहुओं पे किया, क्योंकि वो भी रील और तमाम मेरे बच्चे या मेरा ये गई, आज वहाँ गई, आज यहाँ हो गई, आने बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर उनसे सीधा, क्योंकि आप सब बात किया, डांटने के फॉर्म में बात किया। अच्छा। कि आप जो है ये गलत कर रहे हैं। अच्छा। अगर मेरा उनसे मैं बार बार यही कहता हूँ, आपकी उम्र इसमें 37-38 साल है, आपके बच्चे की उम्र 8-10 साल है। जीवन का यही क्रूशियल टाइम है जब आप अपने बच्चे को बना सकती है या बिगाड़ सकती है। या तो आप खुद इसमें चले जाओ है, और अगर ये इसी समय एंजॉय करना है तो फिर बुढ़ापे के लिए तो इस समय 4-5 साल तुम अगर इस सब से दूर रहो, और फिर जो सोशल मीडिया के वो है पर साइड इफेक्ट है वो उनको समझाया, क्योंकि गांव की जो महिलाएं हैं, स्पेशली महिलाएं, उनको नहीं पता कि उनकी फोटो का, बच्चों की फोटो का किस तरह का दुरुपयोग हो सकता है। अच्छा, इस तरह भी आप एजुकेट कर हाँ, रहे हैं। बिल्कुल। कि तब उनको बताया कि देखो इसके ये दुरुपयोग हो सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत सुंदर है, सबके बच्चे सुंदर हैं, और क्यों दिखा रहे हो उनको दूसरे जो आपको जानता ही नहीं, उसको आप बता के क्यों जा रहे हो कि मैं फलां जगह गई या नहीं। और आज आप देख सकते हैं कि हमारे गांव से किसी भी, ना बच्चे का होगा, ना किसी, ना व्हाट्सएप पे, ना किसी चीज़। अच्छा। तो वो अटैकिंग, जब वहाँ अटैक हुआ तो फिर बच्चे को हुआ। मैंने कहा अगर बच्चे से मोबाइल आप छुड़वाना चाहते हो तो पहले खुद छोड़ना पड़ेगा। हाँ। ये लेट के देखना, वो करना, ठीक है, मोबाइल एक ज़रूरत है, जी जी जी, लेकिन अगर आप बच्चे के सामने रील वो देख रहे हो तो उसमें भी इम्पैक्ट हुआ। जैसा अभी आपने कहा कि आपने मतलब इस उसमें आ गए कि आप लोगों को डांट सकते हैं, बहुओं को डांट सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बुरा नहीं लगता है कि नहीं। अच्छा, बिल्कुल, वो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतना अब मुझे लगता है हम 7 साल हो गए लगातार 2018 से है, तो अगर 2 साल वो भी लगाए तो 6-7 साल बहुत होते हैं। और उनसे बातचीत, तो मतलब आपने पूरा हाँ, उनके पूरी तरीके से कि कोई नहीं दिखना चाहिए मुझे, बिल्कुल किसी फेसबुक में उसमें यही कहीं वो नहीं। अच्छा। और इनका एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है बच्चों का, चाबी टीनेजर्स। अच्छा, बच्चों का चाबी टीनेजर्स ग्रुप है, और महिलाओं का एक बेटी बारी, चाबी बेटी बारी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा। उसमें गांव के बारे में या तमाम है, महिलाएं आपस में इंटरेक्ट, और चाबी टीनेजर्स में जो हमारे मित्र हैं, हम लोग हैं, बच्चे अपनी सारी एक्टिविटीज उसमें डाउनलोड करते हैं, उसमें व्हाट्सएप पर रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं। तो इतना ज़रूर है कि इतना इस 4-5 साल से उनको इस बात को तो ज़रूर कर दिया है कि बेटा मोबाइल तुम उतना ही देखो जितनी तुम्हारी उसकी है। सबसे बड़ी बात है कि हम जैसे किताबें हैं, तो बच्चों को कंपलसरी कर दिया कि आप महीने में एक किताब पढ़ेंगे, और किताब में क्या लिखा था इसको बच्चों को बताएं और अपने साथियों को बताएं, कोई भी किताब पढ़ लो। अच्छा।
छोटे बच्चे जो पढ़ सकता है 6, 7, 8 से लेकर के, और आप किताब ले जाओ, लाइब्रेरी है उस पर बिल्कुल इश्यू होती है, उसमें सारी चीज़ें देखती हैं कौन ले रहा है, वो किताब लेके और उस किताब को पढ़ने के बाद आप जब भी कहो कि मैंने ये किताब पढ़ी और इस किताब में ये चीज़ें हैं और लिख सकते हो तो और अच्छी बात है उसमें है। अच्छा। एक और भी है कि महीने 1.5-2 महीने में उन बच्चों को कहीं ना कहीं घुमाने ले रहा है, एजुकेशनल टूर। अच्छा। एक चीज़ और हो गई मनु भाई कि हम जैसे बचपन में थे तो बहुत दूर दूर के गांव साधन नहीं थे, लेकिन पता था हमें। आज बच्चे, गांव के बच्चे को भी बगल के गांव के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई वो नहीं है। तो बच्चों को 1.5-2 महीने में एक बार जीप में बिठाया, 15-20 बच्चे रहते हैं और उनको घुमाने की, जहाँ कोई अच्छा हो रहा हो या कहीं कोई देखने लायक चीज़ हो या बहुत एक पिकनिक ही सही, और वो जाएंगे और जाने के बाद लिखेंगे भी यात्रा वृत्तांत। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी, अब उसको मैगजीन के फॉर्म में लाने की कोशिश है। तो वो कि हम वहाँ गए थे, हमने ये देखा, जैसे विद्यादत्त शर्मा जी का वो सागड़ा में है, बहुत अच्छा फॉर्म है। आपका सतपुली के नज़दीक जो स्मारक है वो देखने, या जहाँ भी उनकी हुआ, जैसे मतलब ऐसी जगह जहाँ सुबह जाए शाम को घर आ जाए, तो उनको। दूसरा आपने एक बहुत अहम काम मुझे जो लगा कि आपने बहुओं के भीतर उनको एक टीचर खोजा, उसके बनाया। तो ये किस तरह का बदलाव था, मतलब उनको उनके भीतर किस तरह का सशक्तिकरण महसूस किया, किस तरह का फील किया? इस उसको जो चलाती है रिंकी बिष्ट है। तो रिंकी की जो कहानी है, मतलब जो हमारी बहू है रिंकी, अपने आप में एक बहुत प्रेरणादायी कहानी है। उसने अपनी कहानी भी लिखी, वो भी लिखी, कविताएं भी करती है, वो भी करती है, बहुत गरीबी सी, और किस तरीके से उसने पढ़ाई है। वो मेरी बहू हाई स्कूल पढ़ी लिखी थी, शादी हो गई, उसके बाद आज उसने M.Com कर लिया, गांव में रहते रहे। अच्छा। पूरे गांव की पूरी गृहस्थी अपना सब कुछ देखने के बाद, और ताज्जुब की बात, अब एक अच्छी बात यह है कि इससे वो ग्राम प्रधान चुनी है। अच्छा। और यही नहीं, पूरे ब्लॉक और संभवतः पूरे जनपद में सबसे ज़्यादा अंतरों से जीतने वाली ग्राम प्रधान है। अरे वाह, गजब। तो अगर आप उसकी बात देखें, उसकी ऊर्जा को, तो वो पूरा संचालित करती है। मेरा तो कुछ रोल नहीं है, वही अब वो ग्राम प्रधान 94 वोट से जीती वो। अच्छा। तो आप लगा लीजिए कि कितना उसका अपने आम में हो। इसी तरीके से और बहु है, तो वो फिर बारी बारी से भी करती है। वही मैं कहता हूँ एम्पावर्ड कैसे, एम्पावर्ड है। अब देखो, चाहे वो हाई स्कूल इंटरव्यू है, तो उसको कुछ मतलब आता तो है, कम से कम क्लास फर्स्ट सेकंड, पढ़ाया कभी नहीं, लेकिन जब आप शुरुआत कर देते हैं ना, तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अब हर कोई, अब स्वाभाविक है कि एक पुरुष के बजाय महिला तो जन्मजात शिक्षक क्या होती है। हाँ। महिला तो जन्मजात से, माँ जो है, माँ से बढ़कर शिक्षक कौन है, शिक्षा कौन दे रहा है? अनपढ़ होती हुए भी वो सबसे बड़ा शिक्षक है। तो उसके अंदर तो है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं देखता हूँ उनको कि थोड़ा बहुत उनको दिक्कत आती है अंग्रेजी और गणित, दोस्तों, या साइंस की बात कर ले, लेकिन बाकी चीज़ों में तो कोई वो नहीं है। तो बहुत बेहतर पढ़ाते, मैं तो देखता हूँ कभी कभी, तो बस सोचता हूँ कि कितने अच्छे। फिर महिलाओं के साथ पेशेंस बहुत होता है। आदमी को तो बच्चे को गुस्सा भी आ जाता है। अब वो तो बच्चे को रोज देख रही है ना, सुबह से शाम तक देख रही है, एक बच्चे नहीं 2-2 बच्चों को देख रही है, तो उसके अंदर तो रूटीन है। वो अगर वो बच्चा नहीं कर पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो उसको समझाने का, संभालने का भाई, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस केवल यही दिक्कत आ रही है कि जहाँ उनकी जानकारियाँ नहीं है, जहाँ उनकी वो नहीं है, वहाँ थोड़ा सा दिक्कत। तो उसके लिए अपने कोशिश कर रहे हैं, हम ऑनलाइन कर रहे हैं, अपने मित्रों से बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई तुम संडे को इन बच्चों को मैथ्स है या वो है। अच्छा। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब कोशिश हमारी ये है कि उसको मतलब एक तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई, उसमें बड़ा स्क्रीन हो जाए और उस स्क्रीन पे वो कोई उस पर क्लास। तो मैं आखिरी सवाल दक्ष, नए ज़माने के जो चैलेंजेस हैं, नए दौर के जो चैलेंजेस हैं, खासकर एक तो यही चैलेंजेस हैं कि शहर के बच्चे उनकी तमाम सुख सुविधाओं में पढ़ रहे हैं और गांव का बच्चा जो है उनसे कम्पीट कैसे करेगा। दूसरा, टेक्नोलॉजी के लेवल पे जो चैलेंजेस आ रहे हैं, लगातार चीज़ें बदल रही हैं लगातार,
ये कितने बड़े चैलेंजेस हैं आपके इस छोटे से प्रयास के लिए, और कैसे उसके लिए तैयार कर रहे हैं? बहुत बहुत ही, मैं बार बार इसी बात से डरता हूँ। मैं बच्चों से भी ये पहले मुझे लगता था कि ये बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको भी ये भ्रम हो गया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप बहुत अच्छा, सब लोग आपको अच्छा कहते हैं, तो आदमी के बच्चे और बच्चे के अंदर एक ईगो तो हो ही जाता है डेवलप। वो मुझे लगता है कि वो उनके अंदर भी है, उनको लगता है कि औरों से आप अलग है। भाई आपको अगर 25-30 बच्चे एक ही ड्रेस में हैं, एक ही उसमें, तो वो क्या होता है, एक ग्रुपिज्म हो जाता है, एक ताकत बढ़ जाती है ना, तो और लोग तो अपना आप ही वो हो जाएगा। तो जो जिनको नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है, ऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्गेनाइज, तो उनके पास बातें